ओके सो गाइज, दिस इज 2024 पेपर और उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वी आर रेफरिंग टू दोज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो द फर्स्ट. मैम जी. मैम एक टॉपिक में डाउट था। ये हाँ. जीडीपी हाँ, इनका। डाउट. डाउट हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है. ओके मैम। हाँ, फर्स्ट वील डिस्कस दिस. All right. So the first question is, are the interest payments on national debt counted as a part of GDP? Why or why not? Give your reasons. So what is the situation? जो आप जितना भी आपने कर्जा लिया हुआ है उस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. तो वो जो इंटरेस्ट आप हर साल पे करते हो, क्या उसको जीडीपी का हिस्सा माना जाता है, हाँ या ना? और क्यों नहीं? So what do you think? What is the answer? No, Yes it's or no? नो not the part मैम। of GDP. No? Correct? Why? मैम बिकॉज एडिशनली इंटरेस्ट पेमेंट कोई सर्विस साइड नहीं कर रहा है फाइनल प्रोडक्ट में। परफेक्ट. सो जीडीपी क्या है? कि किसी एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर तुमने कितना फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन या फाइनल सर्विसेज का प्रोडक्शन किया. अब इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू यू प्रोड्यूसिंग सम गुड और सर्विस. दिस इज जस्ट समथिंग दैट यू आर डूइंग, जो भी तुमने कर्जा लिया हुआ है उस पे. तो कोई सर्विस या कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा जिसकी तुम वैल्यू काउंट कर रहे हो. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी. करेक्ट. ठीक है. What about the next question? Next question goes like this. There is a payment of 10,000 that is made by an Indian citizen for a dinner at a Thai restaurant in Thailand. So the person is in Thailand, the person is Indian, and he or she had a dinner, and she or he has made a payment of 10,000. And the payment is made via a Visa credit card. तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में किस तरीके से अपीयर करेगी? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि करंट अकाउंट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा और कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा. कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट जो भी तुम बोलो, इनमें क्या क्या एंट्रीज दिखाई देंगी? क्या लगता है? तो एक इंसान इंडियन है, उसने बाहर के रेस्टोरेंट में डिनर किया है. करेक्ट. तो उसने क्या किया है? सर्विसेज दी है या सर्विसेज ली है? मैम सर्विस ली है बाहर से। सर्विस ली है, सर्विस के बदले में पैसा दिया है. यस मैम। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ? मैम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस डेबिट आइटम। इंपोर्ट. तो इंपोर्ट अगर किसी गुड और सर्विस का होता है तो वो कैसे दिखाई देता है? पहले तो कौन से अकाउंट में आता है वो? और करंट। वो करंट में आता है. और अगर तुमने इंपोर्ट किया है तो पॉजिटिव साइन आता है कि नेगेटिव साइन आता है? नेगेटिव। नेगेटिव. तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव 10,000. करेक्ट. ठीक है. दिस मच इज ओके. अब यस इसके मैम। बाद द स्टोरी डजंट एंड हियर. इतना होता तो ठीक है भाई, बंदा कैश लेके गया, पेमेंट कर दी, बात खत्म. हो जाता वहीं पे खत्म. उसके बाद उसने बोला कि ये पेमेंट उसने क्रेडिट कार्ड से की. क्रेडिट कार्ड की क्या खास बात है कि आप पेमेंट आज कट करवा लेते हो बट पेमेंट बाद में होती है ना? इट्स लाइक यू हैव टेकन अ डेट ओनली ना फ्रॉम द बैंक, कि भाई आज कर्जा दे दो, आज ये पेमेंट सेटल कर दो, मैं तुमको एक महीने बाद दे दूंगा, या जब भी मेरी स्टेटमेंट रिलीज होगी तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा. तो तुमने क्या लिया? कर्जा लिया ना, एक तरीके से.
यस और नो? मैम भी रिपीट कर दीजिए एक बार। So basically, because you've made a payment through a credit card, what does that mean for us? That means क्रेडिट कार्ड कैसे ऑपरेट करता है कि तुम पेमेंट आज कर रहे हो, तुम्हारे बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट कर दी, तुम बैंक को बाद में पेमेंट करते हो, एक महीने बाद या जो भी तुम्हारी साइकिल है, जिस भी जो भी पेमेंट साइकिल है, करेक्ट? तो तुमने ये पेमेंट करने के लिए कर्जा लिया जो तुमको बाद में रिटर्न करना पड़ेगा, करेक्ट? और बिकॉज तुमने थाई रेस्टोरेंट के लिए पेमेंट की है, तो जो भी पेमेंट कटी होगी वो थाई में कटी होगी, करेक्ट? जो भी उनकी करेंसी है। तो इट्स लाइक अ लोन दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द बैंक इन टू मेक दैट पेमेंट। यस मैम। सो व्हाट इज इट? जो भी लोन्स है और वो सब किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में। एंड बिकॉज द मनी इज एक्चुअली कमिंग इन आर कंट्री एक तरीके से, जो हमें बाद में रीपे करनी है, बट वो फिर कैपिटल अकाउंट में कैसे अपीयर होगी? विद अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन? मैम नेगेटिव साइन। नेगेटिव इज आउटफ्लो ऑफ मनी, पॉजिटिव इज मैम बट इनफ्लो ऑफ मनी। अपना तो फॉरेक्स का फॉरेक्स कम होगा ना अपना अकाउंट से। नहीं, इसमें फॉरेक्स का कोई रोल नहीं है। मैम थाईलैंड को थाई की करेंसी में तो पे करेंगे अपन। आई एम थिंकिंग फ्रॉम दैट वे। तो इट्स लाइक वी आर लाइक दे आर, सो वी हैव टेकन अ लोन एक तरीके से। ओके। जैसे फॉरेन कैपिटल का जब इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में, चाहे वो लोन के तरीके से ही हो, उसको पॉजिटिव के तरीके पे ट्रीट हो, वो पॉजिटिव तरीके से ट्रीट किया जाता है, यस मैम। राइट? तो दिस विल बी काउंटेड एज अ पॉजिटिव एंट्री, पॉजिटिव 10,000। ओके। ठीक है। मैम बट ये बैलेंस शीट टैली तो हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है टैली? मैम करंट अकाउंट में 10,000 का पेमेंट है एंड कैपिटल अकाउंट में 10,000 की रिसीट है। हम्म। तो एट ऑल मैम टाइम्स टैली। व्हाट शुड हैपन? करंट अकाउंट बैलेंस यस मैम। प्लस। यस मैम गॉट इट। हाँ, ठीक है। यस मैम। हाँ। इज दैट ऑल राइट गाइस? दिस इज फाइन? यस मैम। यस मैम। सृष्टि, प्रियांशु, ऑल गुड? यस मैम। ठीक है। ओके। ऑल राइट। होप एवरीथिंग इज ओके विद सृष्टि ऑल्सो। फाइन, चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देर इज अ बॉन्ड। So these are from national income accounting, national income accounting. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। Now this is money. So what is this question? The question is this: there is a bond which provides to pay 100 in 1 year. एक साल के बाद 100 रुपए मिलेंगे. What is the interest rate on the bond if its price today is 75? आज के दिन प्राइस 75 है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? एक तरीके से इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? जो मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा वो, जो आज के दिन मैंने उसके लिए पैसा पे किया वो, डिवाइडेड बाय जो मैंने आज के दिन उसके लिए पैसा पे किया, इनटू काइंड ऑफ 100। यस, रिटर्न तो ऐसे ही निकलता है। फ्यूचर में 100 रुपए मिल रहे हैं, आज के दिन जो भी प्राइस है वो मेरे को बता देंगे, इनटू 100 कर देंगे, करेक्ट? तो व्हाट इज दिस? अगर प्राइस 75 होगा तो रिटर्न कितना है? दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। सो हाउ मच इज दिस? 33.33%। 33.33%. So this is when price is 75. Now what about when price is 90? So we do the same thing, just that price P की जगह 75 की जगह 90 हो जाएगा, करेक्ट? तो अब देख लो भाई,
क्या हो गया ये? 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। तो हाउ मच इज दिस? 10 11 डिवाइडेड बाय, पॉइंट 11 कितना हो गया? 11 पॉइंट। 11 11। सो दिस मच परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है। नाउ अगर हम लोग और आगे बढ़े, ये एक्चुअली इसी का पार्ट है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%, अब इंटरेस्ट रेट बता दिया रादर देन द प्राइसेस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे? तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट 8% बता दिया है, तो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 100 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी। करेक्ट। अब यहां से पी की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 100 divided by 1.08. So what is this? and 92.59. Yes, 92.59. 59. This much is the price that we have right now. Is that okay? Fine. So this is what is the question. This is also from money. Okay. Moving on. Let's do question number 5 now. Question number 5 क्या बोल रहा है? Question number 5 is saying the following. Use the following data to calculate private, government and national saving. तीन चीजें बता दी, private saving, government saving, national saving. National saving is private saving plus government saving. तो मुझे private saving पता करनी है और government saving पता करनी है. This is entirely a formula based question. If you remember the formula, you'll be able to do it. If you kind of get mixed up in the formula, this question is gone. Correct? सो अब हमें ये देखना है कि प्राइवेट सेविंग, ठीक है, फिर गवर्नमेंट सेविंग एंड देन एट द एंड नेशनल सेविंग। ये क्या क्या रहेंगी? ठीक है। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट डिस्कस दी फॉर्मूलाज। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? नेशनल सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग, व्हाट इज द फॉर्मूला? प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या रहता है? मैम जीडीपी माइनस कंजम्पशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। माइनस कंजम्पशन। माइनस जो भी हमारे, पहले तो हम अपनी इनकम को एकदम डिस्पोजेबल इनकम में कन्वर्ट करेंगे, राइट? ये तो वो इनकम है, ओवरऑल इनकम है। अब उसमें से कुछ ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं, कुछ टैक्सेस भी हो रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हो रही हैं, करेक्ट? यस मैम, देन टैक्स लेस हो जाएगा इसमें से। सो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। कुछ ट्रांसफर्स होता है तो वो ऐड भी करेंगे, और इंटरेस्ट पेमेंट्स को मैम ऐड ऐड करें करेंगे। हाँ, एंड मैं माइनस कंजप्शन। माइनस कंजम्पशन। तो ये वो वाला हिस्सा बन गया, कौन सा?
जो एक तरीके से इफेक्टिवली तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम है, करेक्ट। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। नाउ गवर्नमेंट सेविंग, सरकार की सेविंग कहाँ से आती है? टी माइनस टी आर। जो टैक्स दिया वो उसका इनकम, ट्रांसफर किया वो इनकम कम हो गई, फिर इंटरेस्ट पेमेंट जो किया वो भी कम हो गई। माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये तो आपका इनकम वाला हिस्सा हुआ, करेक्ट। माइनस जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, करेक्ट। फिर नेशनल सेविंग, ऐड कर देंगे दोनों। इन दोनों को बस ऐड कर दो, प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग। सो नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल फॉर्मूलाज डू वी हैव हियर। क्या क्या दिया हुआ है? तो जीडीपी मतलब क्या? वाई? This is net factor payment from abroad. This is consumption. This is government purchases G. This is interest payment. This is taxes and this is transfers. Correct. So we have everything that we need. Now it's just a matter of calculation. Correct. So what is this? Y. Y कितना है? 7,000. Plus net factor payment is 70. Minus taxes. How much taxes? 2,450. Plus transfers. How much transfers? 1,050. Plus interest payments. Interest payment is 210. Minus the consumption part. Consumption is 4,480. ठीक है। अब आप अपने नेगेटिव हिस्से देख लो, नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, इन तीनों को देख लो और फिर अपने पॉजिटिव हिस्सों को भी ऐड कर लो। तो क्या हो गया ये? 7,000, 8,000, 8,050, और उसमें 210 ऐड कर दो तो 8,260। करेक्ट। यस। 8,260। कीप डबल चेकिंग, हाँ, जस्ट द कैलकुलेशन पोर्शन। 7,000, 8,000, 8,050, 250 एंड 60, करेक्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड देन व्हाट अबाउट दिस? 2,400, 4,400, हाउ मच इज इट? 6,800, और उसमें से 70 और 80, 150, और इधर भी 50 है, 150 और 50, 300। तो 300 एंड 6,800, करेक्ट। कितना हो गया ये? मैम एग्जैक्टली 7,000। सॉरी मैम 71। हाँ, 7,100, राइट। इसमें ये ऐड कर देंगे तो अपने कितने हो गए? 550 हो जाएगा ये। मैम 7,000 होना चाहिए मैम 7। 7,000 होना चाहिए, कैलकुलेशन में गलती कर दी। अ, अच्छा, ये 300 की जगह 200 होगा। हम्म, क्योंकि ये 80, 70, 150 और 50, 200, करेक्ट। ठीक है। 7,000। सो देन हाउ मच इज दिस? 1,260, करेक्ट। मैम हाँ, मैम नेट फैक्टर पेमेंट निगेटिव है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है मतलब? कि तुमने ज्यादा पेमेंट, तुम्हारे, तुमने बाहर वालों को ज्यादा पेमेंट किया या बाहर वालों ने तुमको ज्यादा पेमेंट किया। अगर ये पॉजिटिव है मतलब तुम्हारी कंट्री में ज्यादा पैसा आया। कि जैसे बहुत सारे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, करेक्ट, तो वो भी तो पैसे कमा रहे हैं, वो भी अपने घरों में पैसे भेज रहे हैं। यस। यस मैम। तो ये बस वो सिग्निफाई करता है कि तुमने उनको ज्यादा पे किया या उन्होंने तुमको ज्यादा पे किया। फैक्टर्स, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। तो ये हो गया कितना? 1,260। नाउ व्हाट अबाउट दिस? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, कितना है टैक्सेस? 2,450। -1,050, -210, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है? 1,400। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा? 2,450 -1,260 -1,400।
तो ये कितना हो गया? मैम 12, 11। माइन 2620। कितना? मैम 2450 माइनस 2620। अच्छा, आप फाइनल उस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। 2450 माइनस 2660, करेक्ट। यस मैम, एंड माइनस 210। -210, ये हमारी गवर्नमेंट सेविंग हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा, इन दोनों को ऐड कर दो। तो कितना आ रहा है ये? 1260 -210। सो देन 1050, करेक्ट। यस मैम। ठीक है। तो ये हमारी गवर्नमेंट सेविंग होगी, तो हमें बस फॉर्मूला याद होता तो हमारा काम हो जाता। एंड दैट इज ऑल। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मतलब यूनिट 1 बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेट्स डू दिस वन नाउ। सो व्हाट इज दिस सेइंग? क्या क्या दे दिया? कंजम्पशन फंक्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट दे दी, और टैक्स रेट भी दे दिया। और फिर बोल दिया कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द मल्टीप्लायर। फिर सेविंग फंक्शन बताओ और लेवल ऑफ सेविंग भी बताओ। फिर बजट सरप्लस भी बताओ, और फिर ये बताओ कि जब टैक्स चेंज हो जाता है, जैसे वहां पे 0.2 दिया हुआ है टैक्स रेट, तो अब वो 0.20 की जगह 0.25 हो गया। तो अब नई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और मल्टीप्लायर की वैल्यू बताओ, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो पहले हम लोग ये बताते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकलती है। वाई को आप एग्रीगेट डिमांड के जब बराबर रखते हो, तभी आपकी इनकम जो आएगी वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, करेक्ट। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड में क्या आ जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, वो वाला हिस्सा हमने बंद किया हुआ है, हम क्लोज्ड इकोनॉमी सेटअप में है, करेक्ट। तो सी क्या हो जाता है? जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है वो। तो जो लिखा हुआ है वो लिख दो। क्या है, क्या लिखा हुआ है? 80 प्लस 0.75 वाई डी प्लस आई, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100, प्लस जी कितना है? 200, करेक्ट। अब वाई डी जो होता है डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब वो इनकम जो तुम यूज कर सकते हो। तो क्या, कितनी इनकम यूज कर सकते हो तुम? मैम वाई माइनस 0.2 वाई। तो तुमने जो इनकम है उसमें से टैक्स भी दिया, कितना? 20% ऑफ योर इनकम। और फिर तुमको कुछ ट्रांसफर पेमेंट भी मिली, मतलब वो सरकार की तरफ से पैसा आया। तो दिस मच इज द इनकम दैट यू हैव फॉर योर यूज, करेक्ट। इसमें क्या ऐड कर दोगे? ये एंड में जो 100 और 200 लिखा हुआ है, 300। +100 +200, ठीक है। अब आपका लॉजिक क्या है? अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको क्या निकालना है? वाई की वैल्यू। वाई वाई की वैल्यू तो वाई कितना है यहाँ पे देखो, ये 380 हो जाएगा, प्लस 0.75, इंटू 0.8 वाई। 0.8 वाई, और ये 100 × 0.75 करोगे तो 75 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 380। और ये देखो जरा, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, करेक्ट।
अब इसको देखो, 0.75 मैम कितना होता है? 3/4। मैम 0.6 y होगा वो, y माइनस। करेक्ट। इन दोनों का सम कितना होता है? 5 और 5 और 4। करेक्ट। So this is 0.4 y is equals to 455. So y is equals to 1 upon 0.4 into 455. So what is y? This is 2.5 into 455. So how much is this? 1137.5. This is your equilibrium level of income, correct? All right. यस मैम। तो दूसरा सवाल, तो ये तो हो गया पहला सवाल। अब इसके बाद इन्होंने मल्टीप्लायर भी पूछा था। तो मल्टीप्लायर ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन, इसका जो कॉमन एरिया होता है जब वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये जो हिस्सा बनता है वो मल्टीप्लायर होता है, करेक्ट? तो मल्टीप्लायर का वैल्यू एक्चुअली 2.5 है, वो हमें पता है। बट आप डायरेक्टली अगर ऐसे निकालना चाहो तो मल्टीप्लायर क्या हो जाता है? 1/1 वन माइ माइनस 1 - t। दिस वन। अब यहाँ पे ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो वही नंबर आएगा, 1/1 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी जो यहाँ पे है वैल्यू? 0.75। 1 - टैक्स 0.2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 0.75 इंटू 0.8, विच इज हाउ मच? 0.6, विच इज हाउ मच? 0.4, विच इज हाउ मच? 2.5। so this is your multiplier। ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लायर हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गई। फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्लीज फाइंड द, प्लीज तो नहीं लिखा इन्होंने बट ठीक है, राइट द सेविंग फंक्शन एंड देन कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेविंग। तो सेविंग फंक्शन कैसे निकलता है? मैम -c प्लस 1 - cy। सेविंग फंक्शन, सेविंग होती क्या है? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम में वाई लू कि वाई डी लू? मैम y/d। वाई डी। क्यों वैसे वाई डी क्यों? डिस्पोजेबल इनकम ही देना होगा करेक्ट। इतना। क्योंकि हम लोग अपनी डिस्पोजेबल इनकम का ही तो हिस्सा यूज करेंगे ना। जैसे हमारा कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम भी डिपेंडेंट है, ऐसे ही हमारा वो भी पार्ट है, करेक्ट? सो व्हाट इज दिस नाउ? सो पहले तो सेविंग फंक्शन बनाना है और फिर उसकी वैल्यू भी बतानी है। तो सेविंग फंक्शन कैसे बनेगा? वाई डी कितना है? वाई माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर्स, करेक्ट? और सी क्या था जो फंक्शन दिया हुआ है, विच इज 80 माइनस 0.75 वाई डी। और ये भी एक्चुअली वाई डी ही है पूरा। तो हाउ मच इज दिस नाउ? वाई डी में से 0.75 वाई डी करोगे तो कितना होएगा? 0.25 वाई डी माइनस 80, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर और इलेबोरेट करना है तो क्या हो जाएगा देखो, 0.25 वाई डी में क्या क्या आ जाएगा? वाई माइनस टैक्सेस 0.2 वाई प्लस ट्रांसफर्स कितने? 100 माइनस 80। तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 वाई प्लस 100 इंटू 0.25 माइनस 80। ये सेविंग हो गई। तो ये कितना हो गया?
0.25। हाँ, तो ये 0.2 हो गया। और ये कितना हो गया? 25। और 80 में से 25 गया तो 55। 55। तो दिस बिकम्स माई सेविंग फंक्शन। करेक्ट। अब मुझे लेवल ऑफ सेविंग निकालनी है, तो कैसे निकालूंगी? जो मेरी इक्विलिब्रियम इनकम की वैल्यू आ रही थी उसको इसमें पुट कर दूंगी। करेक्ट। कितनी आ रही थी ये? 1137.5। 1137.5 माइनस 55। सो हाउ मच इज दिस नाउ? 1137.5। 227.5। हाँ, और उसमें से 55 माइनस करना है, तो बेसिकली फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 172.5। करेक्ट। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, वेरी नाइस। सो दिस इज द लेवल ऑफ सेविंग। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। फिर थर्ड पार्ट है बजट सरप्लस निकालना है। भाई बजट सरप्लस क्या होता है? मैम, टैक्स माइनस ट्रांसफर माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ, तो मतलब, और वैसे मैं पूछूं कि मतलब क्या होता है, तो क्या होता है बजट सरप्लस? किसी 4 साल के बच्चे को तो बजट सरप्लस क्यों ही समझाना पड़ेगा? किसी 10-11 साल के बच्चे को समझाना हो तो क्या बताओगे? मैम, जो गवर्नमेंट का मतलब इनकम है वो ग्रेटर होना चाहिए स्पेंडिंग से। तो मतलब सरकार जो कमा रही है और जो सरकार जो खर्चा कर रही है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो वो पॉजिटिव। बजट सरप्लस है। या अगर सरकार का खर्चा ज्यादा होता है देन जो सरकार की कमाई है वो क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट। करेक्ट। तो हमेशा ना जब भी चीजें समझो तो इस हिसाब से समझा करो कि किसी अपने छोटे भाई बहन को समझाना है, और वो उसको तभी समझ में आएगा जब तुम जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में बात करोगे। तो फिर बजट सरप्लस की अगर बात करें तो क्या होता है ये? गवर्नमेंट का इनकम। गवर्नमेंट इनकम कहाँ से कमा रही है यहाँ पे? टैक्सेस से। टैक्स। और माइनस सरकार का खर्चा। सरकार का खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जा रहा है, एक एक ट्रांसफर। जो ट्रांसफर कर रही है वो। तो ये हमारा बजट सरप्लस हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बजट सरप्लस है उसकी वैल्यू कितनी होगी? टैक्स कितना था? 0.2 टाइम्स वाई माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इज 200, ट्रांसफर्स 100। 200, 100। करेक्ट। तो ये वाला नंबर कितना आएगा? व्हाट वाज दिस? 170। मैम, 227.5। 227.5 माइनस 300। तो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 71.5। 71 की 2? 72 मैम। 72.5। तो ये बजट सरप्लस नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? कि तुम बजट डेफिसिट में हो, तुम्हारा खर्चा ज्यादा है तुम्हारी इनकम से। करेक्ट। अब जब सरकार बजट डेफिसिट में होती है तो सरकार को क्या करना पड़ता है? सरकार को, इंक्रीज टैक्स रेट इंक्रीज और ट्रांसफर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना। वो तो अगले साल की बात है ना। अभी तो हो गया। अभी तुम ये सोचो तुम्हारे घर का खर्चा ज्यादा है देन तुम्हारे घर की इनकम, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि हम खर्चा कम करेंगे इनकम बढ़ाएंगे? वो तो अगले साल होगा ना। इस साल तो हो गया, अब क्या करोगे? मैम, टेकिंग लोन ऑन इंटरेस्ट। तो मतलब कर्जा लेना पड़ेगा। यस। कार जो कर्जा लेती है वो यहीं से कर्जा लेने की मजबूरी आती है। करेक्ट। फिर ये इस चीज की भरपाई करने के लिए जो सरकार कर्जा लेगी फिर क्या करेगी आगे जाके? इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। बेसिकली मैम, बर्डन्स ऑन पीपल जो सरकार टैक्स बढ़ाएगी। तो वो तो ठीक है, वो तो अगले साल होगा ना। अभी के लिए क्या करोगे? अभी तो फायर अभी फाइटिंग करनी पड़ेगी। अभी तो लोन लेना पड़ेगा। अभी लोन लेना पड़ेगा, फिर अभी लोन लेंगे तो फिर बाद में चुकाना भी पड़ेगा।
ठीक है। ओके, दिस इज पार्ट नंबर सी। नाउ पार्ट नंबर डी। अब क्या बोला है कि नाउ टैक्स रेट जो है वो 0.2 की बजाय 0.25 हो गया। व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम एंड द मल्टीप्लायर। न्यू इक्विलिब्रियम इनकम और मल्टीप्लायर को क्या होगा वो बताओ। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है, बस हल्का सा डिफरेंस है। अब वो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देख लो। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज इज व्हाट, ये 0.2 की बजाय कितना हो जाएगा, 0.25। करेक्ट। रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम ना। y is equals to how much, 380। 0.75 into 0.75y plus 75 plus 380। करेक्ट। y is, ये कितना हो जाएगा, दिस मच। 0.75 इंटू 0.75 y कितना होता है, मैम 5625 पॉइंट 5625। दिस मच। 4375 वाई पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, 0.475। 375। राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा, पहले हाँ ये भी कर लो, 1/0.4375 भी कर लो, यही हमारा मल्टीप्लायर होगा। करेक्ट। 1040। फाइनल आंसर बोल रहे हो। यस मैम। अच्छा, 1040। कुछ डेसिमल्स में नहीं आया। नहीं, फाइनल पूरा ही आंसर आ रहा है। वाई स्टार इज दिस। ठीक है। एंड व्हाट इज आर न्यू मल्टीप्लायर नाउ। 1/.437। 1/1 - c, 1 - t, 1/1 - 0.75 into 0.75, which is 1/1 - 0.5625, which is 1/0.4375, which is how much? 4375. That becomes 2.2857। करेक्ट। अच्छा, टैक्स रेट बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ा कि कम हुआ। पहले मल्टीप्लायर कितना था, 2.5, अब कितना हो गया, कम होगा। कम हो गया। ये कम क्यों हुआ है, टैक्स रेट बढ़ने मैम से दोनों कम होने से। में बेसिकली कि टैक्स रेट अगर इंक्रीज करेगा तो वो हम्म 1 - c वाला जो वैल्यू है, हम्म और वो क्या बोलते हैं, मतलब बढ़ेगा तो जिससे 1 - c डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो बढ़ी है कि कम हुई है यहाँ पे, सॉरी मैम, मतलब बेसिकली डिक्रीज हुआ थोड़ा मतलब। इंक्रीज होगा। चलो, ये तो मैथ वाला आंसर हो गया। ठीक है, वैसे किसी को समझाना हो कि ये कम क्यों हो रहा है, कि सरकार ने मान लो कुछ भी बदलाव किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बदलाव हुआ, पहले उसका इम्पैक्ट 2.5 टाइम्स होता, अब उसका इम्पैक्ट सिर्फ 2.28 टाइम्स है।
ऐसा क्यों? मैम एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, क्यों? देखो, आपको हमेशा क्योंकि वहां पे अपना फोकस करना है जहां पे चेंज हुआ है, बदलाव कहाँ हुआ टैक्स में। है ना? तो उससे क्या बदला? मैम कंजम्पशन बदलेगा। तो सीधी सीधी बात है कि पहले तुम्हारे पास जब भी कोई बदलाव होता तो तुम्हारे पास 80% इनकम रहती थी, करेक्ट? यस मैम। मैम मतलब डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो अब पहले तुम्हारे पास 80% ऑफ इनकम जो भी आती थी वो तुम्हारे पास ही रहती थी, अब 75% है, करेक्ट? तो जो भी बदलाव हुआ उससे तुम्हारी जिंदगी पे जो इम्पैक्ट है वो उस मैग्नीट्यूड का नहीं है जितना पहले था, अब कम हो गया। अब वो कम होने से क्या है, तुम्हारा जो इम्पैक्ट है ऑन एग्रीगेट डिमांड वो भी कम हो गया, करेक्ट? तो इसलिए 100 यूनिट अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बदलाव हुआ, पहले जो ओवरऑल इनकम पे इफेक्ट होता था वो 2.5 टाइम्स होता था, अब वो थोड़ा कम हो गया, 2.2857 टाइम्स हो गया। तो अगर इसका क्या मतलब है कि अगर टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो तुम्हारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट कम हो गया कि ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो, अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो कम हो जाता है। और टैक्स रेट, सॉरी माय बैड, टैक्स रेट ज्यादा हो तो इम्पैक्ट कम हो जाता है, टैक्स रेट कम हो तो इम्पैक्ट बढ़ जाता है, ठीक है? इज दैट ओके? यस मैम। परफेक्ट, वेरी नाइस। जी, मूविंग ऑन। दिस इज ओके, कर लेंगे इसको। दिस इज फ्रॉम, ये आपका यूनिट नंबर, फोर। चैप्टर नंबर 9, कौन सी यूनिट में है? मैम 4 यूनिट। 3 में नहीं है? ओ सॉरी मैम 3 यूनिट। 3 में, यूनिट 3, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 1, यूनिट 1। ठीक है, चलो, ओके। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7। जी, लेट्स डू दिस। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे दिया। ऑल्सो जस्ट अ गुड सिग्नल फॉर यू वेदर दिस हैज टू बी डेल्ट इन अ मैनर ऑफ चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 11 इज, अगर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन में इंटरेस्ट आ जाए तो एक तरीके से ISLM का सिग्नल है, करेक्ट? और अगर इंटरेस्ट रेट ना हो तो कहीं ना कहीं चैप्टर 9 विच इज, जब तुम सिर्फ किनीजियन मॉडल देख रहे हो वो वाला सिग्नल है, तो वहां से आप सिग्नल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? कंजम्पशन फंक्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, प्राइस लेवल भी बता दिया, नॉमिनल मनी सप्लाई भी बता दी, डिमांड फॉर मनी, ये तो पूरी रेसिपी बता दी ISLM की। अब इन्होंने फिर वही बोला है कि राइट डाउन दी ISN LM इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। फिर क्या बोला है, डेराइव द फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिर क्या बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर 100 यूनिट से बढ़ती है तो how much an increase in government spending by 100 increases the income in the model, which includes the money market, what will be the new equilibrium interest rate। तो बेसिकली अगर G वैल्यू 100 यूनिट से बढ़े तो I कितना बढ़ेगा या कितना हो जाएगा, और नया इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, बस ये आपको बताना है, ठीक है? तो क्या करें फिर? तो दो अलग अलग बातें हैं, एक तो IS पे फोकस करना है और फिर LM पे फोकस करना है। IS इक्वेशन में क्या करना होता है, गुड्स मार्केट एक्विलिब्रियम, करेक्ट? गुड्स मार्केट एक्विलिब्रियम मतलब क्या,
y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हिस्सा करना है। गुड्स मार्केट में डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, करेक्ट। y, सी कितना है 100 प्लस 0.8 वाई डी प्लस इन्वेस्टमेंट कितना 400 माइनस 50 आई प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना 500, करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो 100, 400, 500 और 500, 1000 प्लस 0.8 वाई डी कितना होता है, वाई माइनस टैक्स कितना है तुम्हारा, टैक्स रेट इज दिस मच। क्या कोई ट्रांसफर्स का अमाउंट दिया हुआ है, नहीं, तो मतलब ट्रांसफर्स क्या है 0। ठीक है, -50 आई ये दे दिया, तो अब ये कितना हो गया, नाउ हाउ मच इज दिस 0.6। यस मैम। अब ये कितना है 0.4 y इज इक्वल्स टू 1000 -50 आई, करेक्ट। अब अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी कोई बोले कि इक्वेशन लिखनी है तो हमेशा कैसे लिखनी होती है। तुम ये देखो कि जब तुम आईएसएलए में इक्वेशन बनाते हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है ना, और इनकम यहाँ पे होती है, करेक्ट। तो ये तुम्हारा वाई वेरिएबल है, ये तुम्हारा एक्स वेरिएबल है, करेक्ट। और हम हमेशा इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, करेक्ट। या यस। फिर अगर आप वैसे रखना चाहो तो नॉर्मली हमारी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, आईएस इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अल्फा जी ए बार माइनस बी है। अल्फा वाई जी ए बार माइनस बी है। बी आई, ये किसके बराबर होता है, वाई। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। और इस फॉर्मेट में क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू हमारा अल्फा जी कितना हो जाएगा देखो, और ये अल्फा जी कितना हो जाएगा 1/0.4 विच इज हाउ मच 2.5। 2 तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा जो तुमने क्लासेस में पढ़ा है, जो बुक में पढ़ा है, उसके साथ रिलेटेबिलिटी रहेगी। लेकिन अब सोचो कि अगर कल को बोल दें कि ड्रॉ करो, तो ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा, y इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, करेक्ट। इज दैट ओके। यस Yes, मैम। ma'am. तो ये हमारी क्या हो गई, आईएस आइए। इक्वेशन। तो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद एलएम इक्वेशन भी बनानी है, तो एलएम कैसे बनता है, मनी डिमांड, और मनी डिमांड में भी कौन सी मनी डिमांड होती है, रियल बैलेंसेस। हाँ, तो रियल मनी डिमांड मतलब क्या, ये ये जो है ये रियल मनी डिमांड है। ये नॉमिनल मनी सप्लाई है, मतलब मनी, नॉट रियल। रियल के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 विच इज द प्राइस, तो यू डिवाइडेड बाय प्राइस, करेक्ट। सो ये कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू M/P, करेक्ट। ये क्या है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। सो एल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.40 y माइनस 50 आई,
दिस इज इक्वल्स टू m/p। m कितना है यहाँ पे? 1200, 1200 डिवाइडेड बाय प्राइस विच इज 2, करेक्ट? So what is this? 0.40y minus 50i is equals to 600, करेक्ट? हम लोग नॉर्मली अपनी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नॉर्मली सिंबल्स के फॉर्मेट में क्या लिखते हैं एलएम इक्वेशन को? I इक्वल टू 1/h हम्म। a y माइनस m/p। तो इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा ये? अगर आप यहां पे भी रुकते हो ना तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट टिपिकली इट्स कंसिडर्ड अ गुड थिंग इफ वन वेरिएबल इज इन टर्म्स ऑफ द अदर, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? के वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.40y माइनस 600 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट, करेक्ट? सो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज योर LM इक्वेशन। एलएम इक्वेशन, ठीक है? दिस मच इज ओके, फाइन। तो ये अपनी एलएम इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद अगला पोर्शन क्या है कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट और इनकम निकालनी है। तो मेरे लिए रेफरेंस क्या है? ये इक्वेशन एंड एलएम इक्वेशन, करेक्ट? इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे सारे काम करने हैं। ये हो गई एक इक्वेशन और एक इक्वेशन हो गई ये। दोनों को ही आपको कंसिडर करना है और वहां से प्रोसीड करना है। सो क्या करोगे फिर? दोनों इक्वेशन से आई और बाई का जो वैल्यू होगा वो इक्विलिब्रियम आप कम और डिफरेंट। परफेक्ट, आप दो चीजें कर सकते हो यहाँ पे, या तो ये वाई की वैल्यू इसमें पुट कर लो या फिर ये आई की वैल्यू इसमें पुट कर लो, करेक्ट? दोनों में से कोई भी एक काम कर लो। तो y इज इक्वल्स टू 2.5, 1000 माइनस 50i। 50i कितना होगा? इधर 50i हो गया, 50i कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.40y माइनस 600, करेक्ट? तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2.5, 1000 माइनस 0.40y प्लस 600। तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 1600 माइनस 0.4y। तो 2.5 इंटू 0.4 कितना होता है? वन। 1। और ये माइनस में 1 हो जाएगा, राइट? और 2.5 इंटू 1600 कितना होता है? 32 एंड 800 विच इज 4000, और यस, है ना? सॉरी। करेक्ट। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 4000। तो y कितना हो गया? 2000। So this is your equilibrium level of y. The moment you have y, you can figure out what is I. बस कहाँ से? इसमें पुट कर दो, करेक्ट? ऐसे इसमें पुट कर दो। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 इंटू 2000 कितना होता है? मैम 800। 800 में से 600 गया तो 200। 200। 200 को 50 से डिवाइड किया तो 4। 4। I इज इक्वल्स टू 4, ठीक है? करेक्ट। तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट आ गया, करेक्ट?
तो दिस इज द solution फॉर पार्ट नंबर 2. ओके, नाउ दिस मच इज फाइन. यस मैम. अब सी पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बताना है. तो भाई ये क्या होता है फिर? ठीक है. सो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर देन? मैम अल्फा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा जी बी के बाय एच. बी के वाई एच कैसे करूं? कैसे मल्टीप्लाई करना है? मैम अल्फा जी इंटू बी के. दिस मच. यस मैम एंड डिवाइडेड बाय एच. ओनली अल्फा जी वाला पार्ट बी के. इसको एच से डिवाइड करना है. यस मैम. ठीक है, करेक्ट. दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर. तो मतलब लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के. कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, एच टाइम्स अल्फा जी अपॉन एच प्लस अल्फा जी बी के, विच इज असेंशियली द सेम थिंग. क्यों? क्योंकि एलसीएम लोगे तो यही होगा ना. ठीक है. सो दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर. ठीक है. अब मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर. मैम बी अल्फा जी डिवाइडेड बाय एच प्लस अल्फा जी बी के. परफेक्ट. बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस अल्फा जी बी के. तो दोनों में सिमिलैरिटी है क्या कुछ? यस मैम डिनोमिनेटर. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर आप ये वाला वर्जन याद रखते हो. एक में क्या है, एच से मल्टीप्लाइड है अल्फा जी, एक में बी से मल्टीप्लाइड है. और याद करने का तरीका क्या सोच सकते हो? उल्टा. एच वाली टर्म किधर आती है? मनी मार्केट में, करेक्ट. लेकिन ये कौन सा मल्टीप्लायर है? फिस्कल फिस्कल. पॉलिसी. फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया. और यहाँ पे बी कहाँ पे आता है? गुड्स मार्केट में, इन्वेस्टमेंट फंक्शन. और लेकिन ये किसके हिस्से में आ रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी में. डिनोमिनेटर सेम, अल्फा जी हर जगह. और ऊपर वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं बी और एच, वो फ्लिप हो जाते हैं. करेक्ट. ऐसे मतलब याद करने का तरीका हो सकता है. बाकी आप अपने जो भी तरीके हैं आपके, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. मैम इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है निकालने के लिए. वैसे ये आया है. दे सकते हैं वैसे तो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट बिग अ डील. इफ अ पर्सन इज डूइंग एमएमई, intermediate MME, are you understanding? The person is capable of doing this. सिर्फ दो इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है. हाँ, बस उस इक्वेशन में बहुत सारे अलग अलग नाम के कॉन्स्टेंट्स आ गए. अल्टीमेटली क्या हो रहा है? तुम यही तो सॉल्व कर रहे हो ना. ये, इसको, और इसको, इन दोनों को ही तो सॉल्व कर रहे हो. तो दैट्स फाइन. प्लस एक और बात क्या? यस. एक और बात कि अगर मान लो गलती से तुम भूल जाते हो कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, तो क्या करना है तुम्हें? तुम्हें ये इक्वेशन लेनी है, और तुम्हें ये इक्वेशन लेनी है, और फिर क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है. करेक्ट.
जो तुम्हारा ए बार का कोएफिशिएंट होगा उस इक्वेशन में, वो क्या होगा तुम्हारा फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। और जो आई जो एम बाय पी का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। करेक्ट। तो जैसे फॉर मतलब दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू। जो भी ये नीचे आई वैल्यू आई है ना, इसको बस इसमें रिप्लेस करना है, एंड देन जस्ट ब्रिंग वाई टू वन साइड, एंड देन जस्ट सी व्हाट इज देयर। जो भी ए बार का कोएफिशिएंट है वो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, जो भी एम बाय पी का कोएफिशिएंट है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो कल को तुम भूल जाते हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इक्वेशन लिखो अपनी, ये आई वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, और फिर अपना बस सॉल्व करो, और फिर वहां से तुम डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर और फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर दोनों निकाल सकते हो। तो कल को अगर भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, प्रेफरेबल है कि अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ इफ वी हैव टू फिगर आउट दीज वैल्यूज, तो क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज जो है वो बतानी पड़ेंगी। तो एच की वैल्यू क्या है, अल्फा जी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, यही सब चाहिए। एच क्या है, व्हाट इज एच हियर। एच किसका कोएफिशिएंट होता है, एल इक्वेशन में आई का कोएफिशिएंट। यस मैम, के 50 क्या होगा। है, हाँ, एच की वैल्यू 50, के की वैल्यू 0.4। 0.4। बी क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आई का कोएफिशिएंट विच इज हाउ मच, 50। 50। तो बी की वैल्यू 50, और अल्फा जी क्या है भाई, या तो तुम ऐसे निकाल लो। अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो अल्फा जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दिस। तो तुम्हारा नंबर देख लो, सी की वैल्यू, स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है, 0.8। टैक्स कितना था, 0.25। तो ये कितना हो जाएगा, इज दैट ओके। सो वी हैव ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स required for finding the multipliers, correct। ओके, सो ठीक है। तो h प्लस अल्फा जी बी के, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 प्लस 0 बी कितना है, के है 0.4, बी कितना है 50, और 0.4 के, 50 बी, और अल्फा जी कितना 2.5। तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 विच इज 100। 2.5 इंटू 0.4 कितना होगा, 1। 1 इंटू 50 कितना होगा, 50। 50 प्लस 50 कितना होगा, 100। तो ये पार्ट कितना हो गया, 100। करेक्ट। इज दैट ओके गाइस। यस मैम। तो फिर बस अब अपनी वैल्यू निकाल लो। तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एच टाइम्स अल्फा जी विच इज 50 टाइम्स 0.25 डिवाइडेड बाय 100, विच इज हाउ मच, 0.25 डिवाइडेड बाय 2, विच इज हाउ मच, 0.125। करेक्ट।
मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर ये कितना हो गया? बी टाइम्स अल्फा जी, विच इज ऑल्सो द सेम राइट, बिकॉज बी वैल्यू भी 50 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.125। इज दैट ओके? मैम सॉरी सॉरी, ये मैंने 0.25 लिख दिया ना, ये 2.5 है। करेक्ट। सॉरी। यस सृष्टि, प्लीज गो अहेड। मैम एक डाउट था। जी। मैम जो अल्फा जी है हाँ, और फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर है मैम, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ओके उस पे आते हैं, एक सेकेंड बस। ये कितना हो गया? 2.5, और ये भी 2। ये फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, देखो। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक चीज है अल्फा जी, एक चीज है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। देखो, ये जो y है, जो हमारी आईएस इक्वेशन होती है, वो हमें क्या बताती है? दिस इज अल्फा जी ए बार माइनस बी टाइम्स आई, करेक्ट? ठीक है। अब यस तुम ये मैम। सोचो कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहे, जो इंटरेस्ट रेट पहले था आज भी उतना ही इंटरेस्ट रेट अगर रहता है, और फिर अगर ए बार में कोई भी बदलाव होता है, तो वाई कितना चेंज होगा? अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ये पार्ट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, the only change that you're making is here, because of that change how much is y changing, so वो तुम कैसे बताओगे? Like this, यस मैम। right? So अल्फा जी मेरे को क्या बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, कोई भी ओके। मेरे ऐसे कंपोनेंट में बदलाव आता है जो फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड है, उसकी वजह से y कितना चेंज होगा, वो क्या है? वो अल्फा जी बता रहा अल्फा है जी। कि अल्फा जी मल्टीपल्स होगा। ओके मैम। और जब आप, यू इमेजिन व्हेन वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 9, जब हम लोग सिर्फ गुड्स मार्केट के बारे में बात करते थे, तब हमारा यस मैम। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर भी अल्फा जी होता था। यस मैम। ठीक है। अब आप किस पिक्चर में आ गए हो? अब आपने थोड़ी स्टोरी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब आप बोल रहे हो कि देखो, जब तुम जी बढ़ाते हो या कोई भी चीज चेंज करते हो, तो अगर ये कांस्टेंट रहे तब तो ठीक है, लेकिन इसके बदलने से इस हिस्से पे भी बदलाव हो रहा है, यस मैम। तो तुम्हें इस हिस्से का इम्पैक्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके मैम। मैम सो दैट इज फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। दैट बिकम्स फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। ओके। सो ओके ये मैम। एक तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है। और जैसे ओके मैम। बेसिकली अगर डायग्रामेटिकली मैं बात करूं, तो क्या होता है, जैसे अगर ये आई एस एल एम है, तुमने जी बढ़ाया तो आई एस का इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो आइडियली तुम्हारा चेंज इन वाई कितना हुआ? इतना, करेक्ट? यस दिस मैम। इज वाई, दिस इज आई। बट हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट इतना ही रहता ना, इतना ही, तो तुम्हारा जो चेंज इन वाई आता, ये वाला हिस्सा, ये कितना होता? अल्फा जी टाइम्स डेल्टा ए बार। यस मैम। तो बेसिकली अगर तुम्हारा एलएम का मान लो इस तरीके का होता, तो तुम्हारा जो इम्पैक्ट आता वो अल्फा जी टाइम्स ए बार हो जाता, ओके डेल्टा मैम। ए बार। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ओके मैम। ओके जी। मैम इफ दे आस्क टू कैलकुलेट गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, हम्म। तो मैम दैट इज दैट इज ऑल्सो, सेम एज। दैट इज सेम एज फिस्कल ओके। पॉलिसी मल्टीप्लायर। ओके ओके। Also, ma'am, the multiplier which we have studied in the fourth chapter, financial markets, where there was currency demand plus reserve demand is equal to the central bank money. हम्म, दैट इज So, डिफरेंट। ma'am, mm, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी इकोनॉमी में मॉनेटरी बेस 100 है,
मतलब यू हैव पम्प्ड इन 100 रुपीज, लेट से। तो वो इकोनॉमी में थ्रू द डिफरेंट मैकेनिज्म्स दैट वी हैव ऑफ हाउ द बैंकिंग सिस्टम इज वर्किंग एंड हाउ मच मनी पीपल आर डिमांडिंग, और ये सब, उससे रिजल्टेंट जो मनी सप्लाई होती है वो कितनी होती है। Okay, ma'am. सो इन सम सेंस यस, यू कैन रिलेट दीज टू पार्ट्स, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर है और उसको थोड़ा रिलेट कर सकते हो। Mm. बट जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये दोनों बराबर है। हाँ, आइडिया Okay, सेम है। ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगर, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली एम बाई पी में बदलाव की बात करते हैं, Mm. कि एम बाई पी में बदलाव हुआ तो उससे इनकम कितनी बदलेगी। वहां पे हम Yes, क्या ma'am. पूछ रहे हैं कि एच में बदलाव हुआ तो एम कितना बदलेगा। आर यू डिफरेंट, डिफरेंस समझ आ रहा है। एच में बदलाव हुआ, उससे एम पे क्या बदलाव हुआ। यहाँ पे तुम्हारा सवाल क्या है कि भाई एम बाई पी में बदला, M by P में उससे वाई पे इनकम में कितना कितना बदलाव। है? तो Okay. यहाँ तुम एक स्टेज ऊपर आ चुके हो। ठीक है मैम. ठीक है। Okay. Thank you, ma'am. एंड मल्टीप्लायर इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टर्म, मल्टीप्लायर इज अ वेरी जनरल टर्म। मल्टीप्लायर का Okay. मतलब है कि कोई एक एक्टिविटी हुई, उसका रिजल्ट मैग्नीफाई हुआ, वो फाइनल रिजल्ट क्या है। अब तुम मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट किसी भी चीज में देख सकते हो, कि ये चीज Yes, ma'am. बदली, उससे मनी सप्लाई कितनी बदली, वो भी मल्टीप्लायर ही कहला रहा है। तुमने जी बढ़ाया, उससे इनकम कितनी बढ़ी, वो भी मल्टीप्लायर ही कहला रहा है। तुमने एम बाई पी चेंज किया, उससे वाई कितना चेंज हुआ, उसको भी मल्टीप्लायर ही बोलो। सो मल्टीप्लायर इज अ वेरी जनरल टर्म यूज्ड Okay. स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। Okay, ma'am. मल्टीप्लायर का रोल है चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब क्या हो रही है, Mm. क्यों हो रही है, वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। Okay, ma'am. ठीक है। ओके जी, ऑल राइट। Moving on to this D part, and guys, we will stop after this for today's session. We have upcoming class for stats also. This we'll take up soon. We don't have to wait till Tuesday. हाँ ठीक है, इसके आगे की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले लेट्स डू दिस पर्टिकुलर डी पार्ट। क्या बोल रहा है डी पार्ट। हाउ मच डज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय 100 इंक्रीज द इनकम लेवल इन द मॉडल। तो बेसिकली इन्होंने क्या पूछ लिया कि तुम्हारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग 100 से बढ़ी तो तुम्हारी इनकम कितनी चेंज होगी। तो मेरे पास कौन सा टूल है अभी, जो ऊपर हमने निकाला था, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। वो क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो वाई कितना चेंज होगा। उसके लिए मेरे को एक नंबर दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल जो इनका है वो क्या है, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। अब इसके लिए हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। आय की वैल्यू ही पूछ ली, करेक्ट। तो आप एक तरीके से देखो, पूरा एनालिसिस ऐसे भी कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग 100 बढ़ी है, बस उसको चेंज करके आई एस इक्वेशन, एल एम इक्वेशन क्या बनती है उसको बस सॉल्व कर लो। दैट वी कैन डू। सो इफ वी आर हियर, जैसे इसको छोड़ो, हम लोग कहाँ थे जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन को। ये दो इक्वेशंस थी मेरे पास, करेक्ट। अब पार्ट नंबर डी में इन्होंने क्या बोला हमें, हम्म, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग 100 यूनिट से बढ़ गई। तो पहले ये जो हिस्सा है इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली ऐड ही तो होती है ना, करेक्ट। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग 100 यूनिट से बढ़ी है, इट इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ चेंजेस 100। सो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 1000 की जगह क्या हो जाएगा ये, 1100, करेक्ट। दैट इज द ओनली चेंज, राइट। इसमें क्या होता है, सी बार होता है, सी टाइम्स ट्रांसफर्स होता है, इन्वेस्टमेंट का फिक्स्ड वाला हिस्सा होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, वो सबका एडिशन ही तो है ये, करेक्ट। ये
यस मैम। और तुम्हारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग 100 यूनिट से बढ़ी है, तो तुम्हारा जो नंबर था पहले 1000 था, अब 1100 हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आप बस उसको सॉल्व करो, इसमें पुट कर दो, और वाई वैल्यू निकालो और आई वैल्यू निकालो। इनका सवाल भी यही है, तो ये थोड़ा ज्यादा इजी तरीका है क्विकली करने का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1100 माइनस 50 आई कितना हो जाएगा, 0.40y प्लस 600। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस y हो गया, ये कितना हो गया 1700, ये कितना हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा 1700। तो y कितना हो जाएगा, मैम 0.25 मल्टीप्लाई भी तो होगा 1700। ओ यस यस यस। हमने पुराने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था ना, या गलती से ऐसे ही लिख दिया था। किया था मैम। हाँ फिर ठीक है, ओके। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इज 3400, और फिर आधा कितना हो जाएगा, 4250। कितना, 4250। 4250, और फिर y कितना हो जाएगा, 21 25। 2125। ये तुम्हारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई, और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट क्या आ गया, उसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया ये, हाउ मच इज दिस, 8500। 8500 मतलब 850, 850 में से 600, तो 250। मैम 50 होगा। हम्म। आई। हम्म। सो दिस, सॉरी 5। हाँ 5, 5, दिस इज योर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, 5। इज दैट ओके, क्लियर, ओके, कर लेंगे इसको, यस मैम। ठीक है। सो विद दैट वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। So till 7 we are done, and this is also from unit number 4. This was from unit number 3. This is, हाँ ठीक है, 8 to 13 we'll do in the next session. So I will just pause here.